हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट सपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के जो हिस्ट्री पार्ट है उसका दो चैप्टर है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एटसेट्रा, उन सारे टाइप के क्वेश्चन जो है हम करेंगे। टोटल जो है 160 क्वेश्चन जो है हम उन दोनों चैप्टर से मिलाकर जो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें ये जो पीडीएफ में है मेरे पास सोशल साइंस के, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स चारों के जो है मिलाकर 1000 क्वेश्चन है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में उन सबको मैं डिस्कस कर लें। तो इसलिए जो है हम इसको जो है इसको जो है आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम हिस्ट्री के चैप्टर्स के जो है जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको जो है हम इस जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ये एली जो है वो जर्मनी में किस चीज़ का मेजरिंग यूनिट है, तो ये क्लॉथ मेजर करने का यूनिट है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जोल्वेराइन जो ग्रुप था वो जोल्वेराइन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रसिया रिफर्स टू, जो जोल्वेराइन 1834 में ये जो यूनियन बनाया गया था वो कैसा यूनियन था। ए ऑप्शन है हमारा ट्रेड यूनियन, बी कस्टम यूनियन, सी लेबर यूनियन एंड डी फार्मर्स यूनियन। तो जोल्वेराइन जो था ये हमारा एक कस्टम यूनियन था जिसका फॉर्मेशन 1834 में प्रसिया में हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा व्हाट डू द सेंट्स, एंजल्स एंड क्रिस्ट सिम्बलाइज इन यूटोपियन विजन। जो यूटोपियन विजन था जो कि फ्रेडरिक सोरियू जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, याद करिए उनके द्वारा जो बनाया गया था, जो आर्ट बनाया गया था उसमें यूटोपियन विजन को बनाया गया था। तो उससे यूटोपियन विजन से जो है ये सेंट एंजल्स और क्रिस्ट हैं, इनसे क्या सिम्बलाइज करते हैं, तो ये फ्रेटर्निटी एमोंग नेशन जो है सिम्बलाइज करते हैं। जंकर्स किसे कहते हैं, तो जो लार्ज लैंड ऑनर्स थे उन्हें ही हम जो है जंकर्स के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। और फिर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस ट्रीटी से जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपोल, बी ट्रीटी ऑफ वियना, सी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड डी नॉन ऑफ देवर। तो ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपोल जो 1832 में था उससे जो है ग्रीस को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये किस ट्रीटी से जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि कौन सा जो ग्रुप है वो कलेक्टिवली जो है नेपोलियन को डिफीट किया था, हराया था बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। तो जो प्रैब कंट्रीज थी, PRAB, ये ट्रिक है याद करने का, पी से प्रशिया, रशिया, ए से ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन। तो ये 4 कंट्रीज मिलकर जो है बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट किए थे। तो कौन सा इसमें सी ऑप्शन में देखिए हमारा ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन, प्रैब कंट्री चारों हैं। तो यही जो है ग्रुप ऑफ पावर जो है मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हराए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि रोमांटिसिज्म रिफर्स टू, तो रोमांटिसिज्म जो है एक कल्चरल मूवमेंट था जिससे कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग को जो है मतलब नेशन को यूनिफाई करने के लिए उसको कल्चरल फीलिंग से जो है उसको अटैच किया गया था। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, जो कि यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस ऑफ वियना को जो है उसका होस्ट किसने किया था, और सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे। तो दोनों का आंसर जो हमारा ड्यूक मेटर्निक होगा। फिर जो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो सबसे पहला नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन था वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि जो 1804 में जो सिविल कोड था उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो चूंकि ये नेपोलियन ने बनाया था इसको, तो इसको नेपोलियनिक कोड के भी नाम से जाना जाता है। फिर जर्मन नेशन का एलिगोरी क्या था, तो जर्मनिया थी वो जर्मन नेशन की एलिगोरी थी। मतलब जो जैसे हमारी भारत माता है, हमारे भारत जो है हमारे कंट्री जो नेशन है हमारा इंडिया, उसको पर्सनिफाई किया गया है भारत माता के रूप में, वैसे ही जर्मन नेशन को जर्मेनिया एलिगोरी के रूप में जो है जर्मेनिया एलिगोरी के रूप में उसको पर्सनिफाई किया गया था। कंजर्वेटिव रिजाइज सेटअप इन 1850 वर्ड डेमोक्रेटिक इन नेचर, ट्रू फॉल्स भी इसमें दिया हुआ है कि जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थे 1815 में, क्या वो डेमोक्रेटिक नेचर में डेमोक्रेटिक थे। नेचर में डेमोक्रेटिक होते तो वो अच्छा होता, पर वो नेचर में डेमोक्रेटिक नहीं थे, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स होगा, वो स्लो डेवलपमेंट चाहते थे।
A direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal is known as a la patrie। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्लेबिसाइड कहा जाता है। ला पैत्री यहाँ पे दिया हुआ है, इसे तो पूरे ये ला पैत्री का तो मतलब ये होता है कि किसी नेशन के जो सारे स्टेट्स हैं वो ला पैत्री मतलब होता है कि फादरलैंड, मतलब वो एक फादर से जो है बिलोंग करते हैं और तो सभी को जो है मतलब एक समान है। ला पैत्री का मतलब ये होता है। और जो ये डायरेक्ट वोट होता है किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, उसे प्लेबिसाइड कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फिर इन 1861 में जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ थे, उन्हें यूनाइटेड किडली का किंग बनाया गया था। तो ये गलत है, इनको नहीं, विक्टर इमैनुअल सेकंड को जो है यूनाइटेड इटली का किंग जो है प्रोक्लेम किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रिफर्स टू मोनार्चिकल गवर्नमेंट। तो ये ट्रू है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब वही होता है निरंकुशवाद, मतलब कोई निरंकुश ना हो, जिस पर कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, अपनी मन मर्जी का करे, तो इसे मोनार्चिकल गवर्नमेंट ही कहते हैं। तो ये हमारा ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा मैच द कॉलम्स है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो सारे पहले हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, ब्रॉड द कंजर्वेटिव रिजाइम्स बैक टू पावर। सेकंड, इंश्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द प्रिविलेज्ड क्लास। थर्ड, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फोर्थ हमारा, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्क टू द फ्रेंच सिटीजन्स। फिफ्थ हमारा, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो लग रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सोवरेनिटी को जो है मोनार्क की जगह पे सोवरेनिटी को लाया गया था फ्रेंच सिटीजन्स के अमाउंट में। तो ये हमारा ए जो है फोर्थ से मिलेगा। फिर बी जो है हमारा, लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म क्या था, तो लिबरलिज्म का मतलब लोगों के लिए क्या था, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी सबको जो है फ्रीडम मिले और सभी जो है लॉ के सामने सभी जो है सभी इक्वल हो, इक्वलिटी हो, समानता हो सब में। नेपोलियनिक कोड क्या था, तो इससे जो इंश्योर राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द प्रिविलेज क्लास, ये प्रिविलेज क्लास को जो है प्रॉपर्टी रखने का राइट देता था, प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार देता था। फिर जो ट्रीटी ऑफ वियना है हमारी, वो जो है ये ट्रीटी ऑफ वियना ये ट्रीटी ऑफ वियना से क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना में नेपोलियन को हराने के बाद ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी प्रेब कंट्रीज़ के द्वारा। तो इससे जो है कंजर्वेटिव रिजाइम्स को फिर से पावर में ला दिया गया। फिर फिफ्थ एंड लास्ट जो है हमारी ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपोल है, इससे जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन, इसी ट्रीटी के द्वारा ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस टाइप के गवर्नमेंट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। यानी फ्रांस की क्रांति के पहले फ्रांस में किस प्रकार की गवर्नमेंट रूल करती थी, तो वो मोनार्कियल टाइप की गवर्नमेंट जो है फ्रांस में रूल करती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कंट्रीज़ को जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन किस कंट्री को कहा जाता है, तो जो ग्रीस है हमारा, उसे हम क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते हैं। फ्रेडरिक सोरियो कौन थे, तो सबसे पहला जो आर्ट दिया हुआ है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा जो बनाया गया है, जो कि यूटोपियन विजन को दर्शाते हैं, तो वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो बाल्कन रीजन था उस पे उसके एक बड़े हिस्से पर किसका शासन था, तो ओटोमन एम्पायर जो है वो रूल करता था बाल्कन रीजन पर। जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपोल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रू है फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। 1832 में जो ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपोल हुआ था, उसी से जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में हमारा, जुसेपे मैजनी फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो जुसेपे मैजनी थे, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम यंग इटली था, इसको फॉर्म किया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। फिर अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, तो फ्रेडरिक सोरियो कौन था, तो हम जानते हैं कि जो फ्रांस के जो है एक आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियो, जिन्होंने अपना यूटोपियन विजन बताया था। तो हम इसके आंसर को देख लेते हैं कि कैसे हमें एग्जाम में लिखेंगे। तो फ्रेडरिक सोरियो वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुअलाइज्ड ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एंड पुट हिज ड्रीम डाउन इन ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। इन्होंने अपने आर्ट में जो है टोटल 4 प्रिंट्स की सीरीज बनाई थी और उसमें इन्होंने कैसा ये वर्ल्ड चाहते हैं उसको जो इन्होंने विजुअलाइज किया था यूटोपियन विजन को, जो कि पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें कुछ गलत था ही नहीं, तो इसलिए वो एक हाइपोथेटिकल विजुअलाइजेशन था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिफर टू एज एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म किसे कहते हैं, तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोटिक एंड
ऑथोरिटेरियन मोनार्कियल सिस्टम ऑफ रूल और गवर्नमेंट इज रिफर्ड टू एज एब्सोल्यूटिज्म, यानी अनरेस्ट्रिक्टेड, जिस पर कोई भी प्रतिबंध ना हो, ऐसी जो है गवर्नमेंट जो होती है जिस पर मतलब किसी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, किसी का भी प्रतिबंध नहीं होता, जो भी रूल करता है वो अपनी मन मर्जी से रूल करता है, बिल्कुल निरंकुश होता है वो, तो इसे हम एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन नेशन। नेशन किसे कहते हैं, एक राष्ट्र किसे कहते हैं? तो ए बॉडी ऑफ पीपुल हु आर यूनाइटेड बाय सेम पास्ट, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉमन इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज ए नेशन, यानी ऐसे लोगों का समूह जो कि एक समान पास्ट से जो है जुड़े हुए, एक सेम कल्चर से जुड़े हुए हैं, सेम पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, यानी कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉमन पास्ट हो उनका, तो वैसे लोगों के समूह को जो हम एक नेशन कह सकते हैं। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ ए नेशन स्टेट। तो हम इसे देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच पीपल एंड रूलर्स ऑफ लैंड कम टुगेदर टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था? इसमें क्या था कि जो पीपल और रूलर्स थे वो आगे एक साथ बढ़ के आए और उन्होंने डेवलपमेंट उनमें जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेंस डेवलप किया। और क्या वो सेंस था कि वो उन सभी जो है उन सब की एक शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटी उन लोगों की एग्जिस्ट करती है, इस सेंस को उन्होंने डेवलप किया। फिर प्लेबिसाइड क्या है हमारा, ऊपर अभी हमने इसके बारे में थोड़ा जिक्र किया था। तो प्लेबिसाइड क्या है? तो प्लेबिसाइड एक प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए लोगों के द्वारा एक डायरेक्ट वोट होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्लेबिसाइड इज ए सिस्टम ऑफ डायरेक्ट वोट बाय विच द पीपल ऑफ ए रीजन themselves decide to accept or reject a proposal। पीपल जो है किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए जो है डायरेक्ट वोट करते हैं, तो उसे ही हम प्लेबिसाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो है पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो में क्या चेंज आया था, वो उसको जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या होगा? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेरिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। इट प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो मोनार्की सिस्टम था गवर्नमेंट का, वो मोनार्की हटा करके वहाँ पे सोवेरिटी ला दी थी, संप्रभुत्ता ला दी गई थी। और ये प्रोक्लेम कर दिया गया था कि जो पीपल जो उस नेशन के हैं वही जो है उस पे जो है गवर्न करेंगे और वही जो है इसकी डेस्टिनी को सेव करेंगे, यानी उन्हीं के अनुसार जो है रूल्स वगैरह बनेंगे और उन्हीं के अनुसार जो है वहाँ पे सारे रूल्स बनेंगे और लागू होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, नेम द प्रोविंसेस अंडर द हैप्सबर्ग एम्पायर, यानी हैप्सबर्ग एम्पायर के द्वारा किन किन प्रोविंसेस पर रूल किया जाता था, उन कौन कौन से प्रोविंसेस उसके अंडर में आते थे वो हमें लिखना है। तो द हैप्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स ऑफ टाइरोल, Austria, Sudetenland as well as Bohemia along with Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia। तो जो हैप्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन्स पे रूल करता था। इनमें अल्पाइन रीजन्स आते थे जिनमें कि टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुदेतेनलैंड और बोहेमिया भी आते हैं। इसके साथ साथ जो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेज है लॉम्बार्डी और वेनेतिया, ये भी जो है इसी रीजन्स पे आते हैं जिस पर कि हैप्सबर्ग एम्पायर जो है रूल करता है। ये सारे हैप्सबर्ग एम्पायर के अंडर में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो मिडिल क्लास, आप जानते होंगे कि जो एजुकेटेड लोग थे, तो जो मिडिल क्लास था 19th सेंचुरी में यूरोप में राइज हो रहा था, इसकी डिमांड क्या थी? तो द इमर्जिंग मिडिल क्लास ऑफ यूरोप डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। वे जो मिडिल क्लास थे, इमर्जिंग मिडिल क्लास, वो नेशनल यूनिफिकेशन चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहते थे। ये उनकी मेजर डिमांड्स थी। फिर व्हाट वाज एलए। तो एलए, अभी इस पे ऊपर एक एमसीक्यू था कि एलए क्या था। एलए जो है क्लॉथ मेजर करने का एक यूनिट था। जैसे कि मास को अभी तो हमारे पास ऐसा यूनिट है, जैसे कि मास को मेजर करने के लिए हमारे पास मास मेजर करने के लिए होता है किलोग्राम हो गया, लेंथ के लिए मीटर हो गया। वैसे ही एलए जो है उस टाइम एलई जो है वो क्लॉथ मेजर करने का यूनिट होता था। और जो जर्मन कन्फेडरेशन के 39 स्टेट्स थे, उन सब में जो है 39 स्टेट्स में हर जगह जो है हर स्टेट में अलग अलग इसका वैल्यू था। वो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई कि फ्रैंकफर्ट में क्या था और किसी रीजन में क्या मतलब एग्जैक्ट वैल्यू था। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हर जगह जो है अलग अलग जगह जो है अलग अलग वैल्यू था एक एलए का।
फिर क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि व्हाट वाज द बेसिक फिलोसफी ऑफ कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स का बेसिक फिलोसफी क्या था? तो द बेसिक फिलोसफी ऑफ कंजर्वेटिव्स वाज टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज चर्च, मोनार्की, सोशल हायरार्चीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली एटसेट्रा। मतलब कि जो कंजर्वेटिव्स थे उनका मेन उद्देश्य क्या था? तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो यही चाहते थे कि वो अपने जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो परंपरागत इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जैसे कि जो चर्च है, मोनार्की हो गया और सोशल हायरार्चीज हो गई और प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब जो है इन सब को जो है प्रिजर्व रख सकें, यही जो है मेन उद्देश्य था कंजर्वेटिव्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1850। 1850 में जो वियना कांग्रेस हुआ था, इसको होस्ट किसने किया था, यानी इसका लीडर कौन था? तो जो ड्यूक मेटर्निक थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटर्निक, इन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना जो कि 1815 में हुई थी नेपोलियन को हराने के बाद प्रेब कंट्रीज के बीच में, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटर्निक ने उस कांग्रेस को, उस ट्रीटी को होस्ट किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850। ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था उसका? तो द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वाज टू अंडू द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स। तो ट्रीटी ऑफ वियना का मेन उद्देश्य क्या था? 1815 में जो कि प्रेब कंट्रीज के बीच हुआ था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि नेपोलियन के द्वारा जो जो चेंजेस लाए गए हैं उन सारे चेंजेस को फिर से हटा के जो नेपोलियन के पहले जो चीज़ें चल रही थी उसको वापस से पुनर्स्थापित किया जाए फ्रांस में। यही सारी चीज़ें जो है ट्रीटी ऑफ वियना में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज द मेजर इशू टेक अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा कौन सा इशू जो है उनके द्वारा, मतलब उनका मुख्य मुद्दा क्या था? तो जो द लिबरल नेशनलिस्ट टुक अप द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। वे जो है, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो क्या चाहते थे? वो प्रेस का फ्रीडम चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि जो उनकी मर्जी हो, जैसा बुक, न्यूज़पेपर वगैरह, जो उनको अपनी मर्जी के अनुसार जो है उसकी उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता हो, मतलब उस पर कोई उन्हें प्रतिबंध जो है गवर्नमेंट के द्वारा ना लगाया जाए, यही वे चाहते थे लिबरल नेशनलिस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ऑफ यूरोप। यूरोप के जो क्रांतिकारी थे, यूरोप के रिवॉल्यूशनरीज थे, उनका मेन एम क्या था? तो द यूरोपियन रिवॉल्यूशनरीज एम्ड एट अपोजिंग द मोनार्कियल ऑर्डर इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। जो यूरोपियन रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मेन एम था कि जो मोनार्कियल ऑर्डर है, वियना कांग्रेस के बाद मोनार्की सिस्टम को फिर इस्टेब्लिश किया गया था। तो यूरोपियन जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो चाहते थे कि इस मोनार्कियल सिस्टम को हटा के फिर से जो है वहाँ पर लिबर्टी और फ्रीडम लाया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रिमार्क द व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड है। कि ये जो स्टेटमेंट है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के जो बाकी कंट्रीज है जो कि फ्रांस के आसपास आती हैं उन सबको कोल्ड हो जाता है। तो ये फेमस लाइन किसकी है? तो जो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटर्निक थे उन्हीं की ये फेमस लाइन है। उन्होंने ही कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड लॉर्ड बिरॉन कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो लॉर्ड बिरॉन थे, एनसीईआरटी में इनके बारे में जिक्र किया गया है, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इनका क्या योगदान था ग्रीक के इंडिपेंडेंस में? तो जो लॉर्ड बायरन थे, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि लॉर्ड बिरॉन एन इंग्लिश पॉइंट ऑर्गेनाइज फंड्स फॉर द ग्रीक स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वार। जो लॉर्ड बायरन थे ये एक इंग्लिश पोइट थे, कविता लिखने वाले, और ये ग्रीक स्ट्रगल में जो है फंड्स ऑर्गेनाइज करते थे ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ में, और वार में भी ये युद्ध में भी पार्टिसिपेट करते थे। व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऐसे हम लिखेंगे रोमांटिसिज्म रिफर्स टू कल्चरल मूवमेंट दैट सॉट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थ्रू इमोशंस, फोक सॉन्ग्स, पोइट्री एंड डांसेज। तो रोमांटिसिज्म क्या था? ये एक कल्चरल मूवमेंट था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों में जो है एक विशेष प्रकार का जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप किया जाए, जिससे कि जो कि उनके इमोशन से जुड़ा हो, जैसे कि फोक सॉन्ग्स, पोइट्री और डांसेस। मतलब जो कि पढ़े लिखे ना हो, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास ना हो, मैक्सिमम लोग तो अनएजुकेटेड ही थे, तो उनको भी कैसे यूनिफाई किया जाए, तो इसलिए जो है ये रोमांटिसिज्म जो है इस प्रक्रिया को चलाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज मेंट बाय दास वॉल्क।
दास वर्क किसे कहते हैं? तो दास वर्क जो है ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कॉमन पीपुल, यानी जो कॉमन पीपुल होते हैं, जो सामान्य नागरिक होते हैं, उनको जो है दास वर्क के नाम से जर्मन लैंग्वेज में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है कि वेयर वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट? तो इसका आंसर होगा द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेंट एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था वो सेंट पॉल के चर्च में कन्वेंट हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द मिडिल क्लास लॉज इट्स सपोर्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? कि मिडिल क्लास जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सपोर्ट लेने में कैसे वो फेल कर जाती है? तो इसका आंसर है कि द मिडिल क्लास लॉस्ट इट्स सपोर्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बिकॉज दे रजिस्टर्ड द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स एंड द आर्टिशंस। जो वर्कर्स और आर्टिशंस थे उनके डिमांड्स को जो है उनके डिमांड्स को रजिस्ट किया गया, उनके डिमांड्स को माना नहीं गया, इसलिए जो है ये फेलियर हुआ उनका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर रिफर्ड एज जंकर्स इन प्रसिया? प्रसिया में जंकर्स किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका, जंकर्स इन प्रसिया द लार्ज लैंड ऑनिंग क्लास। जो लार्ज लैंड ऑनिंग क्लास थे प्रसिया में, यानी जो जमींदार वगैरह थे, उन्हीं को जो है प्रसिया में जंकर्स नाम से जाना जाता था। विच स्टेट लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो प्रसिया जो था, प्रसिया लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रसिया ही जो मेन स्टेट है जो कि जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो है इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। हु होल्ड्स द क्रेडिट ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी? जर्मनी के यूनिफिकेशन का क्रेडिट किसको जाता है? तो ये सभी जानते हैं कि जर्मनी के हीरो ओटो वन बिस्मार्क को जो है जर्मनी को यूनिफाई करने का क्रेडिट जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स इन जनवरी 1871? 1871 में जनवरी में जो वर्साइल्स में जो है जो सेरेमनी हुई थी, तो वहाँ पर जो है जर्मन एम्परर किसे घोषित किया गया था? तो जो केजर विलियम फर्स्ट थे, केजर विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ जर्मनी आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन इन 1871। 1871 में जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद केजर विलियम फर्स्ट को इसका एम्परर घोषित कर दिया गया था। हु हेडेड सार्डिनिया पिडमांट? तो किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड हेडेड सार्डिनिया पिडमांट, यानी सार्डिनिया पिडमांट के हेड कौन थे? तो किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो है वो सार्डिनिया पिडमांट के हेड थे। फिर क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन? एक्ट ऑफ यूनियन का जो रिजल्ट था, जो परिणाम था, वो क्या था? तो जो एक्ट ऑफ यूनियन है इसके द्वारा जो है जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वो जो है फ्री हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था और उसका फॉर्मेशन हो गया था। तो द आंसर हम कैसे लिखेंगे इसको कि द एक्ट ऑफ यूनियन 77 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इटालियन पैट्रियट ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स नोन एज रेड शर्ट्स? रेड शर्ट नाम के जो सोल्जर्स थे उनको कौन से इटालियन पैट्रियट ने, किस इटालियन देशभक्त ने जो ऑर्गेनाइज किया था? तो जुसेप्पे गैरिबाल्डी जो है कि एक इटालियन पैट्रियट थे, इन्होंने जो है रेड शर्ट नाम से जो है सोल्जर्स के ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया था जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज जर्मेनिया? तो जो जर्मनी की एलिगोरी थी इसे जो है जर्मेनिया नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर में हम जो है कम से कम 100 क्वेश्चन का जो है इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन को कम से कम पढ़ लें, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आ ही जाएंगे एमसीक्यू वगैरह में, क्योंकि ये सारे जो है पूरे चैप्टर का मतलब ये चैप्टर्स को हम लोग कर लेंगे तो फिर एनसीईआरटी के नोट्स को जो है हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे से जो है हर एक लाइन से इस जो है पीडीएफ में क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है नेक्स्ट जो और वीडियो बनेगा उसको भी देखिएगा। तो जर्मेनिया कौन थी? तो हम जानते हैं कि जर्मेनिया जो है ये एलिगोरी थी, जर्मनी की एलिगोरी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु आर स्लैव्स? स्लैव्स कौन थे? तो द इनहेबिटेंट्स ऑफ रीजन्स अंडर द ओटोमन एम्पायर लाइक मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया हर्जिगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो वाज कॉल्ड द स्लेव्स। स्लेव्स किसे कहते थे? तो जो ओटोमन एम्पायर के जो रीजन्स थे उनके इनहेबिटेंट्स यानी उस जिन्होंने अधिकार किया था, जिनको आज के समय में रोमानिया, बुल्गारिया आदि इन सब नामों से जाना जाता है, तो उनके इन सभी के इनहेबिटेंट्स यानी इस पर जिन्होंने अधिकार किया था उन्हें स्लेव्स के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड द बाल्कन एरिया एक्सप्लोजिव? The spirit of romantic nationalism and disintegration of Ottoman Empire made the Balkan area very explosive। जो रोमांटिक नेशनलिज्म और डिसइंटीग्रेशन था ओटोमन एम्पायर में, इसी की वजह से बाल्कन एरिया जो है बहुत ही एक्सप्लोजिव यानी बहुत ही विस्फोटक हो गया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डिवोशन, लव एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स फॉर वंस ऑन नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ ए स्टेट। यानी डिवोशन, लव और पैट्रियोटिक फीलिंग किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने देश के लिए, ये सारी जो टर्म्स है डिवोशन, लव और पैट्रियोटिक फीलिंग्स, इसे ही जो है नेशनलिज्म कहा जाता है। ये एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की फीलिंग होती है जो कि लोगों में जो है यूनिटी को जनरेट करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूक मैटर्निक वॉज द चांसलर ऑफ विच कंट्री। ड्यूक मैटर्निक किस कंट्री के चांसलर थे? तो ड्यूक मैटर्निक जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, व्हाट डिसीजंस वर टेक एट द कांग्रेस ऑफ वियना। जो कांग्रेस वियना में जो संधि हुई थी, जो वियना में ट्रीटी हुई थी, उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे? तो इन फ्रांस द बोर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड टू पावर विथ ए नंबर ऑफ स्टेट्स सेट अप ऑन इट्स बाउंड्रीज। मतलब सबसे पहला तो फ्रांस में जो बोर्बो डायनेस्टी है उसको रीस्टोर किया गया था, नेपोलियन ने इसको हटाया था, फिर इसको कांग्रेस ऑफ वियना में फिर से रीस्टोर किया गया। और फ्रांस के चारों तरफ जो है स्टेट्स का सेटअप किया गया, जिससे कि फ्रांस जो है और जो है मतलब जो है उसका विस्तार ना हो सके और भी अपने बाउंड्रीज को जो है खुद से मिला ना ले, इसलिए उसके बाउंड्रीज पर जो है स्टेट्स सेटअप किए गए। Prussia was given most important new territories. Austria got control of northern Italy and Russia was given the part of Poland. जो प्रसिया था उसे नई टेरिटोरीज का कुछ हिस्सा दिया गया, ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्थन इटली का कंट्रोल दिया गया और रसिया को जो है पोलैंड का कुछ हिस्सा दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था जो कि 1832 में हुआ था, उससे जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया गया था। क्वेश्चन 59 है हमारा, वाई 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो पूरा ये पैराग्राफ है एनसीईआरटी में कि द हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। तो 1830 को जो है ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यानी महान आर्थिक मंदी का जो है साल क्यों कहा जाता है यूरोप में 1830 ईस्वी को? तो इसका आंसर ये होगा कि 1830 वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, प्राइजेस राइज, स्टीफ कंपटीशन इन द मार्केट एंड बैड कंडीशन ऑफ पीसेंट्स। तो 1830 में क्या था? 1830 को यूरोप का ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वाला ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, बेरोजगारी बढ़ गई थी और लोग जो है गाँवों को छोड़कर शहरों में जाने लगे थे और लोकल मार्केट का जो है फॉरेन मार्केट से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो इकोनॉमिक हार्डशिप जो है 1830 में यूरोप में आई थी। फ्रांस की एलिगोरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रांस की एलिगोरी को जो है मरियाना कहा जाता है। मरियाना जो है फ्रांस की एलिगोरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 फिर से एमसीक्यू आ चुका है हमारा। फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस, वो सारे हमने लगभग 60 क्वेश्चन उस चैप्टर से हमने कर लिए हैं। तो वो चैप्टर, आई होप कि उस चैप्टर के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लर्न हो चुके हैं। अब हम जो सेकेंड चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, उससे से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी से ही हम क्वेश्चन जो है अब हम देखते हैं। तो वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन 1970 इन खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ए ऑप्शन है हमारा टू सपोर्ट द प्लांटेशन वर्कर, बी ऑप्शन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रिवेन्यू डिमांड, सी ऑप्शन टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स टू फुलफिल द डिमांड्स एंड डी ऑप्शन टू डिमांड लोन्स फॉर द फार्मर्स। तो गांधी जी जो थे 1917 में उन्होंने गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में रिवोल्यूशन क्यों किया था? तो जो हाई रिवेन्यू था वहाँ के जो मजदूर थे उनसे बहुत ही ज़्यादा जो है रिवेन्यू लगान लिया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है उसके अगेंस्ट में जो है गांधी जी ने खेदा में जो 1917 में रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण 1916 में चंपारण में क्यों सत्याग्रह हुआ था? तो जो प्लांटेशन सिस्टम था वहाँ पे सिर्फ मतलब इंडिगो की खेती कराई जाती थी और इंडिगो को किसान तो खा नहीं सकते थे, तो इसलिए वो इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे ज़बरदस्ती, इसलिए जो वहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम था इसके खिलाफ जो है चंपारण में रिवॉल्यूशन हुआ था 1916 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया था? तो ए ऑप्शन है हमारा टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, बी ऑप्शन है हमारा टू चूज मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल, सी ऑप्शन टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कांग्रेस लीडर्स एंड डी ऑप्शन टू सेट अप ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो साइमन कमीशन को हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो है क्या क्या मतलब कुछ अगर गलत चीज़ें हैं तो उनको जो है सही करने के लिए क्या क्या समस्या, इन सभी को देखने के लिए जो है साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज अल्लूरी सीताराम राजू वेल नोन। अल्लूरी सीताराम राजू किस लिए प्रसिद्ध थे? आई होप कि ये नाम आप सभी को याद होगा। अल्लूरी सीताराम राजू बहुत ही एक मिस्टीरियस नाम है जो कि हमारे सेकंड चैप्टर में है, मतलब चमत्कार करने वाली। ये बाबा का हम समझ सकते हैं कि जो आज के बाबा लोग हैं उसी, तो ये अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो उस समय के एक बाबा थे। तो ऑप्शन ए है हमारा, ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीसेंट्स इन आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन है, ही लेड ए पीसेंट मूवमेंट इन अवध। सी ऑप्शन, ही लेड ए सत्याग्रह मूवमेंट इन बारदोली। एंड डी ऑप्शन, ही सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स। तो ए ऑप्शन सही होगा हमारा कि ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीसेंट्स इन आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियाँ थी वहीं पे जो है अल्लूरी सीताराम राजू रहते थे, तो वहीं पर जो मिलिटेंट मूवमेंट हुआ था ट्राइबल पीसेंट्स का, वो इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। तो इसलिए जो है अल्लूरी सीताराम राजू जो है वेल नोन है। ये बहुत ही चमत्कार करते थे और ये गांधी जी के अहिंसा वाले नीति से जो है ये बहुत ही प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर, हम इनको अल्लूरी सीताराम राजू को जो है गांधी जी का एक चेहरा कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा कि वाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो शांतिपूर्वक जो सभा हो रही थी उस पर क्यों गोली चलवाई, उसका सबसे जो है इम्पोर्टेंट कारण क्या है वो यहाँ पे है। तो ऑप्शन ए हमारा, टू पनिश द इंडियंस, ये नहीं हो सकता है। बी जो है हमारा, टू टेक रिवेंज फॉर ब्रेकिंग मार्शल लॉज। सी ऑप्शन है हमारा, टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड एव इन द माइंड ऑफ इंडियंस। डी ऑप्शन है हमारा, टू डिस्पर्स द क्राउड। तो जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का, तो उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्यों उन्होंने किया, तो उन्होंने जो है यही अपने जो इंटरव्यू हम कह सकते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि क्यों उन्होंने ये आदेश दिया, तो उन्होंने अपना यही रीज़न बनाया था कि लोगों में जो है दहशत फैलाने के लिए, और इंडियंस जो है वो उनके उनके रूल्स को जो है जो वो बोल रहे थे, उनके द्वारा बनाए गए लाज का पालन, कानून का पालन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उनके मन में जो है आतंक जो है फैलाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। तो यही सबसे जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द ट्राइबल पीसेंट्स ऑफ गुडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स में कौन सा ट्राइबल पीसेंट जो है किस टाइप का मूवमेंट लॉन्च किया गया था? तो ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा लेड किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि जो दो फेमस जो ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्हीं के द्वारा जो है ये लेड किया गया था खिलाफत मूवमेंट। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है क्यों जो है गांधी जी ने जो है वापस ले लिया था? तो ऑप्शन है हमारा, गांधी जी रियलाइज दैट पीपल वर लूजिंग इंटरेस्ट इन द मूवमेंट। बी ऑप्शन है हमारा, गांधी जी फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। सी ऑप्शन है हमारा, सम कांग्रेस लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू प्रोविंशियल काउंसिल। एंड डी ऑप्शन, सम कांग्रेस लीडर्स वांटेड मोर रेडिकल मास एजिटेशंस। तो गांधी जी जो है वो चाहते थे कि अहिंसात्मक रूप से जो है जितने भी मूवमेंट्स हैं वो करने हैं वो अहिंसात्मक रूप से हों। तो गांधी जी ने ये रियलाइज़ किया कि कई जगह पर जो ये मूवमेंट्स है वो वायलेंट होते जा रहे हैं, हिंसा का रूप लेते जा रहे हैं, मतलब मार धाड़ हो जा रही है। तो इसलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर दी सनातनी। सनातनीज किसे कहते हैं? तो जो हाई कास्ट हिंदूज थे, उच्च जाति के जो हिंदूज थे, उन्हें जो है सनातनीज कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 70 हमारा, द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वाज दैट। साइमन कमीशन के साथ मेन प्रॉब्लम क्या थी, मुख्य समस्या क्या थी? तो ऑप्शन है हमारा, इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। बी ऑप्शन है हमारा, इट वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। सी ऑप्शन है हमारा, इट वाज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। एंड डी ऑप्शन है हमारा, इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग। तो सबसे मेन कारण यही था कि जो साइमन कमीशन था उनमें एक भी जो है इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिश कमीशन के मेंबर्स थे। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इट वाज ऑल द ब्रिटिश कमीशन। इसीलिए जो है इंडियन जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, हिंद स्वराज वाज रिटन बाई। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये हिंद स्वराज बुक थी वो लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, व्हाई डिड द इंडियंस अपोज द रॉलेट एक्ट। इंडियंस क्यों रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे? ऑप्शन ए हमारा, इट इंट्रोड्यूस द सॉल्ट लॉ। ऑप्शन बी हमारा, इट इंक्रीज टैक्सेस ऑन लैंड। ऑप्शन सी हमारा, इट गिव्स द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन ए पर्सन विदाउट ए ट्रायल। एंड डी ऑप्शन, इट पुट ए बैन ऑन द कांग्रेस पार्टी। तो जो रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट यही था कि जो ब्रिटिश पावर थी उसको ब्रिटिशर्स को ये पावर मिल गया था कि वो किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के 3 साल तक अरेस्ट कर सकते हैं। इसको एक बहुत ही फेमस लाइन से जाना जाता है कि नो दलील नो वकील, नो अपील नो दलील नो वकील। इस फेमस लाइन से जो है इसको रॉलेट एक्ट को जाना जाता है, नो दलील नो अपील नो वकील।
मतलब बिना ट्रायल के जो है उसको किसी व्यक्ति को 3 साल तक जेल में रखा जा सकता था, इसीलिए जो है रॉलेट एक्ट को जो है इंडियन जो है अपोज करे थे। तो क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, गांधी जी मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इज कॉल्ड, जो बहुत ही फेमस जो दांडी मार्च है जो कि साबरमती से लेकर दांडी तक हुई थी, इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम साल्ट मार्च के नाम से जानते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है गांधी जी ने जो है ये आंदोलन चलाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय, जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन डीसीए, इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया था, जिसे इसका फॉर्मेशन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। द मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड बाय, मुस्लिम लीग किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इन्हीं के द्वारा जो है मुस्लिम लीग स्टार्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, द स्टेचुटरी कमीशन दैट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 एज वाज लेड बाई, तो 1928 में हम सभी जानते हैं कि जो स्टेटरी कमीशन थे उसके द्वारा जो है जॉन साइमन यानी साइमन कमीशन आए थे, तो वही जो है जॉन साइमन इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, द स्वराज पार्टी वाज सेट अप बाई, स्वराज पार्टी किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो दो बहुत ही फेमस जो व्यक्तित्व है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी चित्रांजन दास, इन दोनों के द्वारा जो है मोतीलाल नेहरू और चित्रांजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, ड्यूरिंग द, अभी ट्रू फॉल्स है हमारे, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द इंडियन इंडस्ट्रियल सफर्ड ह्यूज लॉस, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत ही घाटे में थे, तो ये गलत है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है उनको जो है बहुत ही मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि बारूद वगैरह गन वगैरह की ज़रूरत होती थी, तो इससे जो है जो इसको बनाने वाले जो इंडियंस थे उनको फ़ायदा होता था, तो इससे जो है लॉस नहीं हो रहा था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो ये फॉल्स होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी आइडिया विच इम्फेसाइज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज रिफर्ड एज स्वराज, तो इसे भी हम फॉल्स कहेंगे, क्योंकि नॉन वायलेंस को जो है अहिंसा कहा जाता था, इसे स्वराज नहीं कहा जाता था, स्वराज तो इंडिपेंडेंस को कहा जाता था, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय द अली ब्रदर्स, तो ये ट्रू है, मोहम्मद अली और शौकत अली दो ब्रदर्स थे, उन्हीं के द्वारा जो है गांधी जी के साथ मिलकर इन दो के द्वारा जो है खिलाफत मूवमेंट किया गया था, और फिर ये गांधी जी से मिलकर जो है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को कंबाइन करके स्टार्ट किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू हेडेड औध किसान सभा, तो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही औध किसान सभा का जो है मतलब यही दोनों जो है इन्हीं लोगों के द्वारा औध किसान सभा को हेड किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, द टर्म बेगार मीन्स होमलेस लेबर, तो बेगार करना मतलब जो है भीख मांगना होता है, होमलेस लेबर नहीं होता है, मेहनत करना नहीं होता है, बेगार मतलब भीख मांगना होता है, सॉरी बेगार मतलब भीख मांगना नहीं, बेकार मतलब होता है कि मतलब कोई अपनी मन मर्जी से कोई काम करवाता है तो उसे हम बेगार कहते हैं, बेगारी करना। हम आप लोग जो है ये सब सुने होंगे, मैंने तो सुना है बेगार करना, तो बेगार जो है ये एक होमलेस लेबर होता है, तो ये फाल्स है, मतलब आपके पास होम है लेकिन कोई आपसे जो है बिना आपकी मर्जी की ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवाता है, वो भी आपको बिना पैसा दिए जो मन करता है वो दे दिया, तो इसे हम बेकार कहते हैं, तो ये हमारा फाल्स स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ये होमलेस लेबर नहीं होता है। फिर इस चैप्टर से हम एक मैच दी फॉलोइंग देख लेते हैं, तो ऑप्शन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी आर अम्बेडकर, सर मोहम्मद इकबाल, अवनींद्रनाथ टैगोर एंड नटेशा शास्त्री। ऑप्शंस क्या है हमारे, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो सब हम जानते हैं कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, सबसे पहले ये जो है बी हमारा इस फर्स्ट से मिल जाएगा। फिर सेकंड जो है हमारा फेमस इमेज ऑफ भारत माता, तो भारत माता की इमेज को किसने बनाया था, तो हम सभी जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे ये अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्हीं के द्वारा जो है फेमस भारत माता का इमेज बनाया गया था, तो जो डी ऑप्शन है हमारा वो सेकंड से लिंक कर जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन जो हमारा, द फोल्कलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, तो साउथर्न इंडिया के फोल्कलोर जो थे ये नटेशा शास्त्री के द्वारा जो है मेनली क्रिएट किया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे, तो जो सर मोहम्मद इकबाल जो थे वही जो है प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। फिर फिफ्थ है हमारा वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा अभी प्रेजेंट में भी वो लिखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम दे, इसमें सही ऑप्शन हमको चूज करना है, ऑप्शन ए हमारा, दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम,
बी ऑप्शन वेंट ऑन स्ट्राइक, सी डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशन एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा था असम के प्लांटेशन वर्कर्स पे, तो वो तो सब अपना वो सब अब सोचे कि गांधी राज आ रहा है तो वो सब अपना काम हम छोड़ के जो है प्लांटेशंस को छोड़ के अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। वो अलग बात है कि वो अपने घर पहुंच नहीं पाए थे, पर वो अपने घर की तरफ जाने लगे थे सब सारा काम हम छोड़ के। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। फिर क्वेश्चन नंबर 85 हमारा, द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एट विच सेशन। पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था वो कांग्रेस के किस सेशन में जो एडॉप्ट किया गया था। तो कांग्रेस के लाहौर सेशन में जो है इसको जो है एडॉप्ट किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86 हमारा, विच वन इज फॉलोइंग विसरॉयज अनाउंस ए वैगी ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अक्टूबर 1929। 1929 में अक्टूबर में इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऑफर किस विसरॉय ने दिया था। तो लॉर्ड इरविन ने जो है गांधी जी को ये बोला था कि 1929 के अक्टूबर में जो है गांधी जी के जो मूवमेंट्स थे, आंदोलन थे, उससे जो है डर कर जो है लॉर्ड विसरॉय ने जो है डोमिनियन स्टेट्स का जो है गांधी जी से वादा किया कि इंडिया को भी जो है डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। तो लॉर्ड इरविन उस विसरॉय का नाम था। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, द इंडियन ट्राई कलर वॉज फर्स्ट डिजाइन एट द टाइम ऑफ। सबसे पहले इंडियन ट्राई कलर कब डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है सबसे पहले इंडियन ट्राई कलर को डिजाइन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 हमारा, डैश प्रेसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। तो इसमें जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू होंगे, इन्होंने ही प्रिसाइड किया था 1929 के कांग्रेस के लाहौर सेशन को। फिर 89 क्वेश्चन नंबर, अब ट्रू फॉल्स है हमारे इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, अल्लूरी सीताराम राजू कुड परफॉर्म मिराकल्स। अल्लूरी सीताराम राजू मिराकल्स कर सकते थे, जादू चमत्कार कर सकते थे। तो हाँ, ये चमत्कार कर सकते थे, विशेष प्रकार के बाबा थे ये हम कह सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, द 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया वाज पब्लिश बाय नटेशा शास्त्री। तो ये ट्रू है, जो साउथर्न तमिल फोक टेल्स थे वो नटेशा शास्त्री के द्वारा ही पब्लिश किए जाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 91 हमारा, वायलेशन ऑफ साल्ट टैक्स बाय गांधी लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बिल्कुल सही हमारा ट्रू है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तोड़ा गया था 60 लाख को तोड़ के। फिर एक और मैं भी फॉलो, तो इसमें सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले हड़ताल, बी हमारा बॉयकट, सी बेगार, डी सलाम एंड ई धोबी बंद। फिर हम सारे जो है जो कॉलम बी के सारे जो है टर्म्स को पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको मैच करने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, रिफ्यूज टू डील विथ और एसोसिएट विथ समवन और विथ समथिंग। तो ये जो है हमारा हड़ताल जो है इसका मतलब क्या होता है। तो सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा, पढ़ते हैं इसको पहले, टू स्ट्राइक ऑफ वर्क ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। जो काम को जो है मतलब स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और मतलब काम से हम जो है स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, उस काम को नहीं करते हैं, तो इसे जो है हम हड़ताल करते हैं। तो ये जो है हमारा वो सेकंड से मैच करेगा। फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा, फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन यानी सलामी देना होता है। तो हिंदी में वर्ड जो दिया हुआ है हमारा सलाम, तो यही जो है इससे मैच करेगा। जो डी जो है हमारा वो थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा। फिर जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, डिप्राइव समवन ऑफ द सर्विस ऑफ वाशरमैन। एंड फिफ्थ जो है फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर विदाउट पेमेंट। अब यहाँ से देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए हड़ताल है हमारा, इसका तो यही हो जाएगा, टू स्ट्राइक ऑफ वर्क ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ये तो हमारा इससे मैच हो गया। उसके बाद से जो बी है बॉयकट है हमारा, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो इससे मैच करेगा कि रिफ्यूज टू डील विथ और एसोसिएट विथ समवन और समथिंग। किसी के साथ या किसी चीज़ के साथ जो है एसोसिएशन को रिफ्यूज़ करना, इसे ही जो है हम बॉयकट करते हैं, उसका बहिष्कार करना कहते हैं। फिर सी ऑप्शन जो है बेगार है हमारा, तो फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर विदाउट पेमेंट, मतलब बंधुआ मजदूर जिसे हम कहते हैं, जो कि बिना किसी पेमेंट का काम करता है, तो उसे ही हम बेगार कहते हैं हिंदी में। फिर डी ऑप्शन सलाम, तो ये सैल्यूटेशन एक प्रकार का होता है, तो फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। फिर ई जो है हमारा धोबी बंद, तो ये किससे मैच करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा, डिप्राइव समवन द सर्विस ऑफ वाशरमैन, यानी जो धोबी का काम होता है, वाशरमैन का जो काम होता है धोबी का, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर बंद कर दिया जाता है तो उसे हम धोबी बंद कहते हैं। मतलब इसमें जो है जो हिंदी के टिपिकल वर्ड्स थे उनका मीनिंग से उनके जो है उनके मॉडर्न मीनिंग से हमको मैच करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। अब इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो है पैराग्राफ वाइज जो है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो पॉइंट वाइज हमें लिखना है उसको हम देखते हैं। ठीक है, सोशल में ये एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि हमें सारे क्वेश्चन जो है पॉइंट वाइज लिखना है, सारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अगर हम पैराग्राफ में लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, वो जो है बोर होकर जो है एवरेज मार्क्स दे देगा, उसको फुल मार्क्स वो नहीं दे पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। अभी ये MCQ दिया हुआ हमारा,
तो ऑप्शन ए हमारा इट स्टार्टेड ऑन 11 मार्च 1930 एंड एंडेड ऑन 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन बी हमारा महात्मा गांधी मार्च ओवर 240 miles with 78 of his trusted followers covering 10 miles a day। On 6th April, Gandhi ji ceremonially violated the salt law manufacturing salt by boiling water and tea all over the world। तो ये सारे ही सही हैं। 11 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे थे। महात्मा गांधी जो है इस दांडी यात्रा में उन्होंने टोटल जो अपने साथियों के साथ 240 मील की यात्रा तय की थी, जिसमें जो है इसको स्टार्ट उन्होंने अपने 78 जो उनके ट्रस्टेड फॉलोअर्स थे, वॉलंटियर्स जो थे, उनके अनुयायी उनके साथ निकले थे और वे रोज़ 10 मील जो है 10 मील की दूरी तय करते थे। और 6 अप्रैल को वो वहाँ पहुँचे दांडी और वहाँ पर पानी उबाल कर जो है उन्होंने समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। तो ये सारे ही सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, हु वाज द फर्स्ट राइटर टू क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता एज एन आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एंड हाउ। सबसे पहले किसने जो है भारत माता की इमेज को बनाया था, भारत माता के चित्र को किसने बनाया था और कैसे बनाया था। तो ऑप्शन ए है हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय in 1870 by writing the song Vande Mataram and later including it in his novel Anandmant। ऑप्शन बी हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर thought his collection of ballads, nursery rhymes and myths। ऑप्शन सी महात्मा गांधी ड्यूरिंग साल्ट मार्च एंड सत्याग्रह एंड डी रविवर्मा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1877 में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लिखा था, जो कि उनके नॉवेल जो है उनका उपन्यास आनंद मठ था, उसी में से लिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, सर्टेन इवेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द अप्रोप्रिएट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें कुछ इवेंट्स दिए हैं, हमको उनको जो है अप्रोप्रिएट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा कमिंग ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया, सेकंड डिमांड टू पूर्ण स्वराज इन लाहौर सीजन ऑफ INC, ऑप्शन थर्ड हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड ऑप्शन फोर्थ हमारा चंपारण सत्याग्रह। तो हमको इसको सबसे पहले कौन हुआ उसके अनुसार जो है हमको इसको जो है अरेंज करना है कि ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो सबसे पहले जो है हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो सबसे पहले तो फोर्थ जिस ऑप्शन में होगा ये फोर्थ ऑप्शन किसमें बी में और सी में। तो फर्स्ट और सेकंड तो पहले ही हट गया, फर्स्ट और थर्ड ये बीच में आएंगे कहीं, तो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड तो पहले ही हट गए और बी और सी में से ही जो है कोई ऑप्शन सही होगा। तो उसके बाद से हम देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 में लाया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद यही आएगा। तो ऑप्शन सी भी जो है वो हट गया क्योंकि इसमें फोर्थ के बाद फर्स्ट आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि सबसे पहले जो है हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया, उसके बाद से साइमन कमीशन भारत आए, जिसके बाद से जो है लाहौर सीजन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सीजन में पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 96 हमारा, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। फिर से हमको इसको जो है सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो फर्स्ट है हमारा रॉलेट एक्ट, सेकंड खेदा सत्याग्रह, थर्ड हमारा चंपारण मूवमेंट, फोर्थ हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। तो सबसे पहले जो है गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद, सबसे पहले चंपारण मूवमेंट हुआ था 1915 में। तो सबसे पहले थर्ड ऑप्शन किसमें सी और डी में, तो या तो सी और ए और बी तो पहले ही नेग्लेक्ट हो गया, सी और डी में से कोई हमारा ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं चंपारण मूवमेंट के बाद कौन सा हुआ था। तो चंपारण मूवमेंट के बाद जो है खेदा सत्याग्रह हुआ था और उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद रॉलेट एक्ट। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, बाबा रामचंद्र ए सन्यासी वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। किस मूवमेंट में जो है बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे, किस मूवमेंट में वो एक लीडर थे, किस मूवमेंट में वो नेतृत्व कर रहे थे लोगों का। तो ऑप्शन ए हमारा खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी मिलिट्री गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हमारा पीसेंट मूवमेंट ऑफ अवध एंड डी प्लांटेशन वर्कर्स मूवमेंट इन असम। तो ऑप्शन सी जो है हमारा पीसेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध के पीसेंट जो थे उनके मूवमेंट में जो है उनका जो मूवमेंट आंदोलन था पीसेंट्स का, उसका नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन। तो जनवरी 1921 में ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और खिलाफत मूवमेंट को कोलैबोरेट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सीजन ऑफ 1929 फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ। 1929 में क्या डिमांड थी। तो सबसे जो बी ऑप्शन है हमारा वही सही होगा, जो कि है पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण होगा, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। तो अभी इस वीडियो में पहले भी हम एक क्वेश्चन उस पर डिस्कस कर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, अगर आपको याद होगा तो स्वराज पार्टी का गठन श्री आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। और हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी।
102 क्वेश्चन नंबर है, विच पार्टी डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन ईयर 1921 में जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे सभी पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया था, पर किस पार्टी ने इसका बहिष्कार नहीं किया था? तो जस्टिस पार्टी ने इसका बहिष्कार नहीं किया था, वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी और पार्टिसिपेट किया भी। जो जस्टिस पार्टी के मेंबर्स थे वो ये सोचते, वो नॉन ब्राह्मण्स पार्टी थी और वो ये सोचते थे कि जो ब्राह्मण्स को अधिकार मिले हैं वो उन्हें तभी मिल सकते हैं जब वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके उसमें जो अपना एक हिस्सा प्राप्त करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट जलियांवाला बाग, चूज द फॉर्म ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो कौन सा जो है सबसे जो कारण है कि उन्होंने जो है जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोगों पर? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर लेटर वॉज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। वो सत्याग्रहीज के मन में एक भय का भाव जो है पैदा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो गोली चलवाई, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1970 इन खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के खेदा जिले में 1917 में गांधी जी ने क्यों जो है खेदा आंदोलन को चलाया था? तो बहुत ही ज़्यादा जो कर जो है वो खेदा में जो है लिया जा रहा था खेड़ा में, तो इसीलिए जो है हाई रिवेन्यू डिमांड के अगेंस्ट में जो है गांधी जी ने ये प्रोटेस्ट चलाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है हमारा, वाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज चंपारण 1916 1916 में चंपारण मूवमेंट क्यों किया गया था? तो जो प्लांटेशन सिस्टम था उसको अपोज करने के लिए इंडिगो का प्लांटेशन, नील की खेती करवाई जाती थी, जिसका विरोध में थे सत्याग्रही। तो इसके विरोध में, नील की खेती के विरोध में, प्लांटेशन सिस्टम के विरोध में जो चंपारण मूवमेंट 1916 में हुआ था। ठीक है, अभी मैंने पहले बोल दिया था कि चंपारण मूवमेंट 1915 में हुआ था, तो वो गलत था, चंपारण मूवमेंट 1916 में हुआ था। ये डेट्स हैं चंपारण मूवमेंट और खेदा मूवमेंट के, इसको एक बार आप लोग एनसीईआरटी से कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन हमें एग्जाम में वही लिखना है जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है, क्योंकि गूगल पर जो इसके आंसर जो है चलना है। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा कि वाई वॉज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया था? तो ऑप्शन ए सही है हमारा कि टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब कुछ कमियां हैं और क्या सुधार लाया जा सकता है, ये सब देखने के लिए जो है साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज अल्लूरी सीताराम राजू वेल नोन। अल्लूरी सीताराम राजू किस लिए प्रसिद्ध थे? तो जो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में जो ट्राइबल पीसेंट्स का जो मूवमेंट हुआ था, मिलिटेंट मूवमेंट हुआ था, उसका जो है नेतृत्व इन्होंने किया था, इसलिए जो है अल्लूरी सीताराम फेमस थे, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिर 108 क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, एग्जाम में भी बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं में से जो है कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 दिया हुआ है कि जनरल डायर ने क्यों आदेश दिया जलियांवाला बाग में ओपन फायरिंग का? तो भय का, आतंक का माहौल जो है वो सत्याग्रही में पैदा करना चाहते थे, जिसलिए उन्होंने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पर जो है गोली चलवा दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what kind of movement was launched by the tribal peasants of Gudem Hills in आंध्र प्रदेश। तो मिलिटेंट गुरीला मूवमेंट जो है, गुरीला आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश की गुडेन पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में जो है चलाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो दो भाई जो थे शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्हीं के लीडरशिप में खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर का, व्हाई डिड गांधी जी विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हमारा है कि गांधी जी फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। गांधी जी को लगा था कि गांधी जी अहिंसा के हमेशा पुजारी थे, फिर उनको लगा कि कई जगहों पर ये जो आंदोलन है वो हिंसा का रूप लेते जा रहा है, मारकाट हो रही है, तो इसलिए उन्होंने जो है ये जो नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु आर दिस सनातनी। सनातनीज किसे कहते हैं? तो अभी हम फिर से एक बार जिक्र कर चुके हैं इसका कि जो हाई कास्ट हिंदूज थे उन्हें सनातनीज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वाज दैट। साइमन कमीशन का मेन प्रॉब्लम क्या था? तो साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे सब ब्रिटिशर्स थे, इट वाज ऑल ब्रिटिश कमीशन, उसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, यही जो है साइमन कमीशन की प्रॉब्लम थी, तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 114 हमारा, हिंद स्वराज वाज रिटन बाय। तो गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी ये किताब हिंद स्वराज, तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड द इंडियन अपोज द रॉलेट एक्ट। इंडियन रॉलेट एक्ट को क्यों अपोज करते थे? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स को पावर देती थी कि बिना ट्रायल के जो है वो किसी भी इंडियन को जो है किसी को भी जो है बिना ट्रायल के 3 साल तक के लिए कैद कर सकती है, तो यही जो है रॉलेट एक्ट था, इसी का जो है विरोध इंडियंस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम दे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से असम के प्लांटेशन वर्कर्स पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो उन्होंने जो है प्लांटेशन को छोड़ दिया, खेती छोड़ दी और अपने घरों की तरफ चल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एट विच सेशन। पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है, ये जो रिजोल्यूशन है वो कांग्रेस के किस सेशन में ली गई? तो कांग्रेस के लाहौर सेशन में जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड को जो है रिजोल्यूशन ये लिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विसरॉय अनाउंस्ड ए वेग्यू ऑफर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अक्टूबर 1929। किस विसरॉय ने जो है इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस का जो है ऑफर दिया था? तो लॉर्ड इरविन ने ये ऑफर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नॉवल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है महात्मा गांधी किस प्रकार की नीति को लेकर उनके खिलाफ जो है जंग छेड़ते थे? तो वो जो है मेनली जो है नॉन वायलेंस, अहिंसा और ट्रुथ और नॉन वायलेंस को जो है अपना हथियार मानते थे। तो ऑप्शन डी जो है हमारा दिया हुआ है, ही प्रैक्टिस ओपन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस और शांतिपूर्वक जो है डेमोन्स्ट्रेशन से जो है यही जो है मेन जो मेथड्स थे जिनको कि जो है गांधी जी यूज करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द सत्याग्रह मीन? चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन बी जो दिया हमारा जो हाईलाइटेड है यही इसका आंसर होगा। क्या दिया हुआ है? सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। मतलब सत्याग्रह में किसी प्रकार का खून खराबा नहीं होता है, ये एक अहिंसात्मक रूप है किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ, यानी किसी भी आतंक के खिलाफ जो है उसके खिलाफ फाइट करने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 121वां नंबर का है हमारा, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का क्या पर्पज था? क्यों रॉलेट एक्ट को जो है एडॉप्ट किया गया था? तो ऑप्शन डी जो दिया हमारा, द रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट द इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो रॉलेट एक्ट क्या है? ऑथराइज करती थी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी व्यक्ति को जो है बिना ट्रायल के 3 साल तक के लिए कैद कर सकती है, 3 साल तक के लिए उसको जेल में रख सकती है। तो रॉलेट एक्ट का मेन पर्पज जो है यही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर का है हमारा, वेयर डिड ब्रूटल जलियांवाला मैसेकर टेक्स प्लेस। तो सभी जानते हैं कि जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। खिलाफत कमेटी को किस सिटी में बनाया गया था? तो बॉम्बे सिटी में जो है खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो जनवरी 1921 में जो है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों को कोलैबोरेट करके नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था जनवरी 1921 में। फिर 125वां क्वेश्चन नंबर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय द गांधी जी। कौन सा, किस कारण से जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है कॉल किया था, असहयोग आंदोलन को चलाया था? तो सॉरी, कॉल ऑफ चलाया नहीं था, मतलब किस मेन कारण की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने? तो जो चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में याद हुआ था, जिनमें कि जो लोग जो थे उन्होंने हिंसा का रूप ले लिया था और पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो था गोरखपुर में जो है ये है, गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था, मुझे अभी नाम नहीं याद है, गोरखपुर या सलेमपुर पास, ठीक है। तो चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था ये एक बहुत ही मतलब इससे गांधी जी को बहुत ही चोट पहुंची थी उनके हृदय को, तो इसकी वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबा रामचंद्र सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे वो किस मूवमेंट के जो है लीडर थे? तो अवध में जो पिसन मूवमेंट था, किसानों का सत्याग्रह था अवध में, उसका जो है नेतृत्व वो बाबा रामचंद्र कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औध किसान सभा को किसने सेटअप किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने जो है औध किसान सभा को सेटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128 नंबर, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सीजन ऑफ 1929 फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ। 1929 में कांग्रेस सीजन में क्या डिमांड की गई थी? तो पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम कह सकते हैं, इसकी डिमांड जो है की गई थी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज। साइमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट कर दिया गया? क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो ऑप्शन सी है हमारा, देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन, ये हमारा सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 130 क्वेश्चन नंबर है हमारा, ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू शॉप फैक्ट्री ऑफिस इज कॉल्ड पिकेटिंग। पिकेटिंग एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो दुकान है, मान लीजिए कोई दुकान है, लिक्कर शॉप है, शराब की दुकान है, तो उसके गेट पर जो है कोई शॉप या फैक्ट्री है जो कि लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो उसके गेट पर बैठ जाते थे और उसको जो है वहीं पर जो उसके गेट पर ही बैठ कर धरना प्रदर्शन करते थे, तो इसे हम पिकेटिंग कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो है ये जो साइड में जो दी रहते हैं फैक्ट्स वगैरह, उसमें जो है ये दिया हुआ है पिकेटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था?
तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। 132वां क्वेश्चन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 133 हमारा है कि किस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन जो कि 1921 में होने वाला था, किसने इसका बहिष्कार नहीं किया था? तो जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण्स पार्टी थी, इसने इसका बहिष्कार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बेगार? बेगार से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसा जो है काम करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना जिसका कि जो पेमेंट भी है जो है उसको नहीं दिया जाता है किसी व्यक्ति को, इसे बेगार कहते हैं। तो लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, बिना पेमेंट के जो कि जो लेबर करवाया जाता है किसी विलेजर से, तो इसे जो हम बेगार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट इज फेमस साल्ट मार्च? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और दांडी में जाकर जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ये एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल इंडिया के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो कॉलोनियल कंट्रोल था उसको अटैक किया और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया था, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु विजुलाइज एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू ए पेंटिंग? भारत माता की इमेज को किसने विजुलाइज किया था और पेंट किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की इमेज को सबसे पहले बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930? 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर मोहम्मद इकबाल जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विथ विच मेन डिमांड? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एब्लिशन ऑफ साल्ट गांधी जी के अनुसार साल्ट जो है अमीर गरीब हर व्यक्ति की जो है जरूरत होती है साल्ट, तो उस पर जो कर लगाकर ब्रिटिशर्स ने बहुत गलत किया था, इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसी के खिलाफ चलाया गया था ताकि उसको जो है टैक्स को हटाया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए हमारा ए दिया हमारा, इट एम्फेसिस द मसल पावर। बी हमारा, इट एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रस्ट। सी है, गांधी जी सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजाइम ऑफ साउथ अफ्रीका विद द नोवेल मेथड। तो ऑप्शन ए हमारा कि इसमें जो है मसल पावर की ज़रूरत होती है, तो सत्याग्रह में कोई किसी प्रकार की मसल पावर की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो गलत है। फिर दिया ऑप्शन बी जो है हमारा, इट एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रस्ट, तो ये सत्य की शक्ति को बताता है, ट्रस्ट की पावर को बताता है, तो ये बिल्कुल सही है सत्याग्रह के बारे में। ऑप्शन सी हम देखते हैं, जो सीट दिया हुआ है वो देखते हैं। तो गांधी जी सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजाइम ऑफ साउथ अफ्रीका विद द नॉल मेथड। इसी मेथड से जो है सत्याग्रह के मेथड से ही गांधी जी ने जो है साउथ अफ्रीका में जो रंग का भेदभाव होता था उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की थी, तो ये भी सही है। तो बी और सी ऑप्शन सही है हमारे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच प्लेस कांग्रेस सीजन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड? 1920 में 1920 सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था? तो नागपुर में जो है 1920 में कांग्रेस का जो है ये अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। फिर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 142 है कि हु वाज द लीडर ऑफ पीसेंट मूवमेंट ऑफ अवध? अवध में जो है अवध में पीसेंट मूवमेंट का लीडर कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो है इसके लीडर थे। फिर 143 है कि अंडर विच एक्ट प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन? किस एक्ट के अंतर्गत जो है जो असम के प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपने चाय के बागानों को छोड़कर नहीं जा सकते थे? तो जो द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, सी नहीं डी, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, देखिए कितने कंफ्यूजिंग यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हमारा द इनलैंड माइग्रेशन एक्ट और डी ऑप्शन है द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था इसी के आधार पर जो है जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो चाय के बागानों को छोड़कर नहीं जा सकते थे। 144 क्वेश्चन है हमारा कि कौन से लीडर्स ने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए सही होगा हमारा कि सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस गांधी जी मेक साल्ट आउट ऑफ सी वाटर? किस जगह पर जो है गांधी जी ने साल्ट बनाया था सी वाटर से? तो दांडी में, साबरमती से स्टार्ट किया था और दांडी में जाकर जो है पहुंचकर वहीं पर उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके नमक बनाया था। तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही होगा, दांडी। फिर 146 क्वेश्चन नंबर, हु रोट हिंद स्वराज? तो महात्मा गांधी ने इस बुक को लिखा था हिंद स्वराज को, तो ऑप्शन सी हमारा सी होगा, महात्मा गांधी। फिर 147 क्वेश्चन नंबर, विच इंसिडेंट फोर्स्ड गांधी जी टू हाल्ट द नॉन करप्शन मूवमेंट? किस इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने नॉन करप्शन मूवमेंट को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण जो है नॉन करप्शन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148, हु अमंग द फॉलोइंग लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किसने लेड किया था? तो ऑप्शन सी सही है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने जो है पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है इन्होंने जो है उसका जो है नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। सबसे पहले भारत माता को किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही होगा हमारा, इन्होंने सबसे पहले भारत माता की इमेज को बनाया था। फिर 150वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज नॉट एडॉप्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू ऑपरेट द दलित्स। दलित्स के लिए उनको उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सा तरीका जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए है हमारा, ही साइंड पूना पैक्ट। ऑप्शन बी है, ही कॉल्ड देम हरिजन्स। ऑप्शन सी हमारा, ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर देम। एंड डी हमारा, ही ऑर्गेनाइज देम इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो गलत होगा, क्योंकि हरिजन्स उनको महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 151 क्वेश्चन नंबर है हमारा, फोर्स रिक्वायरमेंट मीन्स प्रोसेस बाय विच। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था? तो ऑप्शन ए है हमारा, इंडियंस वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स टू फाइनेंस द ब्रिटिश आर्मी। बी ऑप्शन है हमारा, द इंडियन प्रिंसेस हैड टू सप्लाई सोल्जर्स टू फाइट फॉर द ब्रिटिश आर्मी। ऑप्शन सी हमारा, द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल इन रूरल एरियाज टू ज्वाइन द आर्मी। तो फोर्स रिक्रूटमेंट यानी जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाया जाता था। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, कि कॉलोनियल जो स्टेट था वो रूरल एरियाज के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाते थे। फिर 152 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 152, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट इन इंडिया एज इन वियतनाम इज क्लोजली कनेक्टेड टू। तो ऑप्शन ए हमारा, ए सेंस ऑफ ऑपरेशन अंडर कॉलोनियलिज्म। बी हमारा, ए एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंड सी हमारा, ए डिस्कवरी ऑफ यूनिटी इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। एंड डी है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो डी हमारा सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ऑप्शन सी सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 153 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए हमारा, जनरल डायर ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द पीसफुल क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। तो ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है हमारा, गांधी जी वेंट ऑन इन डिफरेंट फास्ट टू स्टॉप द रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश। ये भी सही है, गांधी जी ने आमरण अनशन जो है किया था। ऑप्शन सी हमारा, एज ए रिएक्शन क्राउड्स टू द स्ट्रीट्स इन मेनी इंडियन टाउन्स अटैकिंग द पुलिस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो ये गलत है, ऑप्शन सॉरी एक मिनट, एज ए रिएक्शन गांधी जी वेंट ऑन इंडेफिनिट फास्ट टू स्टॉप द रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए नहीं, दूसरे जगह पे जहाँ पे बी आर अम्बेडकर से उनकी एक झड़प हो गई थी, इसलिए वो इसकी वजह से जो है अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। और ये सी जो है एज ए रिएक्शन, इसकी वजह से जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, इससे जगह जगह गलियों में इंडियन टाउन्स में जो है पुलिस पर अटैक किया गया और गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारा, डायर्स एम वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट ऑफ ग्रेट टेरर एंड एव इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही। तो जनरल डायर ने यही बताया था कि वो एक मोरल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करना चाहते थे सारे सत्याग्रही के माइंड पर। तो ऑप्शन बी जो हमारा यही गलत है, कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए उन्होंने आमरण अनशन इंडिफरेंट फास्ट किया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 154 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ गांधी जी सत्याग्रह। कौन सा जो है गांधी जी के सत्याग्रह का पार्ट नहीं था? ऑप्शन ए हमारा, एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ एंड सर्च फॉर ट्रुथ। ये सही है। बी हमारा, सत्याग्रह एज ए प्योर सोल फोर्स। ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा, ए फिजिकल फोर्स विद सोल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमी। तो गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि फिजिकल फोर्स को जो है अपनाया जाए। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो गलत दिया है, ये गांधी जी के सत्याग्रह का पार्ट नहीं था। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डी हमारा, नॉट ए वेपन ऑफ द वीक बट ए वेपन विच फोर्स द एडवर्सरी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ विदाउट वायलेंस। तो ये भी सही है सत्याग्रह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 155 है हमारा, द फर्स्ट 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट बाय द गांधी इन इंडिया वाज। गांधी जी के द्वारा 3 सबसे पहले कौन से सक्सेसफुल सत्याग्रह किए गए थे गांधी जी के द्वारा भारत में? तो ए हमारा, अगेंस्ट रॉयल अटैक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो बहुत बाद में किया गया था, तो ये हमारा नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है कौन कौन से किए गए थे? तो चंपारण, खेदा और गुजरात, यही 3 किए गए थे। तो ऑप्शन सी में ये तीनों दिए हुए हैं हमारे, तो यही ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 156 हमारा, व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम एडॉप्टेड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस के द्वारा नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम कब एडॉप्ट किया गया था? तो दिसंबर 1920 के दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में, नागपुर सीजन में जो है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 157 हमारा, कि द वेरियस सोशल ग्रुप दैट ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1921 में जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ये जो कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ, तो कौन से सोशल ग्रुप जो है इसको ज्वाइन किए थे? तो जो मिडिल क्लास थे उन्होंने ज्वाइन किया था, पीसेंट ने ज्वाइन किया था, और ट्राइबल्स
कंट्री साइड के ट्राइबल्स ने और प्लांटेशन वर्कर्स ने ज्वाइन किया था। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 158 है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी अर्ज द कांग्रेस टू ज्वाइन द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी क्यों जो है कांग्रेस को खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा ही वांटेड टू सपोर्ट द खिलाफत। ऑप्शन बी हमारा he saw this an opportunity to bring the Muslims under the umbrella of a unified national movement, and C हमारा he knew that without Hindu Muslim unity no broad based movement could be launched। और डी हमारा बोथ बी एंड सी। तो बी और सी दोनों सही है। वो चाहते थे कि उनको एक ये अवसर में दिखा कि वो मुस्लिम को और हिंदू को जो है यूनिफाई कर सके, उनमें एकता बढ़ा सके। और वो जानते थे कि हिंदू मुस्लिम को जो है हिंदू मुस्लिम को जब एक एक करके जब कोई मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा तो बड़े स्तर पर जो है मूवमेंट लॉन्च होगा। तो ये बी और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन डी हमारे से करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 159 हमारा, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन सपोर्ट ऑफ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था। तो खिलाफत और स्वराज मूवमेंट के सपोर्ट में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 160 हमारा, वाई वाज द ट्राइबल्स चैंटिंग ऑफ गांधी जी नेम एंड रेजिंग स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा कि इट शोड द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है दे वर गोइंग बियॉन्ड देयर ओन लोकेलिटी एंड इमोशनली आइडेंटिफाइंग विद एन ऑल इंडिया मूवमेंट। और सी ऑप्शन है हमारा दे वर ए यूनिफाइंग फोर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ऑप्शन डी हमारा द वेरियस वेज इन विच स्वराज वाज इंटरप्रेटेड बाय डिफरेंट पीपुल। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही लग रहा है कि वो जो है वो अपनी लोकेलिटी से जो है और से जो है वो बियॉन्ड उसके आगे जा रहे थे और ऑल इंडिया मूवमेंट को जो है इमोशनली उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 161 है हमारा, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीज, हु सेड दिस। तो एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है कि ये महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं जिससे कि हम जो है इतने रिसोर्सेज हैं जिससे कि हम सारे व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है कि हम एक भी व्यक्ति की लालच को पूरा कर सके। तो ये ज्योग्राफी में दिया हुआ है, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। तो अब यहाँ से हमारा जो है यहाँ से ज्योग्राफी के सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो में जो है सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहने देती हूँ। सिर्फ टोटल 160 क्वेश्चंस हमने इस दोनों चैप्टर जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया है, जो सारे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस और मैच दी फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स करके सारे हर प्रकार के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। तो अब आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आगे के वीडियो में मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस का जो है वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।